तभी उसका नजर उस बच्चे पर जाता है। उसे देख वो आदमी कहता है, ये बच्चा यही रह गया है क्या, मैं इसे ले जाता हूँ। ये सुन रियांश कुछ कहता कि तभी उसका फोन बजने लगता है। फिर वो अपने फोन को निकाल देखता है, अपने छोटे पापा का कॉल आता देख रियांश उस आदमी को उस बच्चे को ले जाने का कह कॉल अटेंड कर लेता है। उस दिन के बाद से वो बच्चा रियांश के दिमाग से जा ही नहीं रहा था। वो जानना चाहता था क्यों वो बच्चा वैसा जिंदगी जीने के लिए तैयार था जो नर्क से भी बदतर होता। रियांश अपने अतीत में खोया था। तभी आदित्य का आवाज उसके कानों में पड़ता है, तो रियांश अपने अतीत से बाहर आ जाता है। कुछ वक्त बाद दिशा के मेंशन जाने के लिए सभी निकल चुके थे। 15 मिनट बाद सभी वहां पहुंच जाते हैं। वैभव आज बहुत खुश था। जब वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ अंदर जाता है तो उसका नजर नक्श पर जाता है। वही नक्श जो दूर से बस पायल को ही देखे जा रहा था। हॉल में होने वाले आवाज से वो अपनी नजरें फिर वैभव और उसके परिवार और रियांश आदित्य पर जाता है। तभी दिशा के परिवार वाले उन सभी का स्वागत करते हैं। फिर नक्श भी वैभव के पास जाता है, फिर अपने हाथ को आगे बढ़ा कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो वैभव भी अपने हाथ को मिला थैंक यू कह देता है। वैभव को कांग्रेचुलेट करने के बाद वो रियांश और आदित्य से भी हैंडशेक करता है। कुछ वक्त बाद पायल दिशा को लेने चली जाती है। फिर दिशा को अपने साथ लाते हुए जब वो दिशा के चेहरे पर वही खामोशी देखती है जो उसका उस वक्त था, तो वो उसे अपने साथ नीचे ले जाते हुए कहती है, अगर तू ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती है तो भाग जा। इस बात को सुन दिशा हल्की मुस्कान के साथ अपनी बहन को देख कहती है, मैं करना चाहती हूँ। दिशा कह कुछ और रही थी और उसका चेहरा बयां कुछ और कर रहा था। पायल को समझ नहीं आ रहा था आखिर क्यों उसकी बहन पॉलिटिकल मैरिज को अपना रही है, जबकि उसकी बहन खुद के किए स्टैंड लेना जानती है। फिर भी दोनों नीचे आ जाते हैं। वैभव दिशा की खूबसूरती में बस खो जाता है। वो बस दिशा को अपने प्यार भरी नजरों से देख रहा था। तभी आदित्य कहता है, बस भी करो, तुम्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई प्यार में पागल जानवर को देख रहा हूँ। आदित्य के इतने बेकार कमेंट को सुन वैभव उसे गुस्से में घूरता है। तभी आदित्य उसके कान के करीब जा कहता है, भाई ऐसा ना हो कि तू दिशा को देखे और दिशा रियांश को। इस बात को सुन वो झट से दिशा के नजरों को नोटिस करता है, जो किसी पर नहीं था। वो बस फ्लो की ओर देखे जा रही थी और उसके चेहरे का भाव साफ कह रहा था, वो खुश नहीं है। ये देख वैभव को और चुभन महसूस हो रहा था। अगर वो रियांश को देखती तो कम से कम वो खुद को ये कहता कि वो उसे अपने प्यार में पागल करके रहेगा, पर उसका उदास चेहरे उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ वैभव के चेहरे पर आए बदलाव को देख आदित्य को भी समझ आ रहा था वैभव के मन में क्या चल रहा है, तो वो भी अब वैभव को टीज करना बंद कर देता है। एंगेजमेंट में रियांश का पूरा फैमिली भी मौजूद था, साथ ही आदित्य की बहन भी। आदित्य की बहन अहाना रियांश के भाई के साथ बात कर रही थी। दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे, इसलिए दोनों काफी क्लोज थे। एंगेजमेंट शुरू हो चुका था। आदित्य और रियांश एक साथ खड़े थे। दोनों ने रिंग एक्सचेंज किया तो रूम में तालियों की गूंज लहर गई। तभी रुद्र आहना के तरफ देख हल्की मुस्कान के साथ सवाल किया, वैसे तुम्हें किस टाइप का लड़का पसंद है अहाना। एंगेजमेंट के इस जश्न में द्रव के इस सवाल को सुन अहाना कहती है, तुम मुझसे इस वक्त ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। अहाना की इस बात को सुन रुद्र थोड़ा हड़बड़ाते हुए झट से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त हूँ तो सोचा तुम्हारे लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ दूंगा। इस बात को सुन अहाना हंसते हुए कहती है, तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। इतना कह वो रुद्र को छेड़ रही होती है। ये दूर से आदित्य रियांश जो साथ खड़े बस ड्रिंक का शिप लेते हुए दोनों उन दोनों को देख रहे थे। तभी आदित्य कहता है, लगता है तुम्हारे भाई को मेरी बहन में इंटरेस्ट है। इस बात को सुन रियांश उन दोनों की तरफ देखता है, फिर अपने भाई के चेहरे को देखता है और कहता है, शायद। इस बात को सुन आदित्य कहता है, मतलब फ्यूचर में हम दोस्त से रिलेटिव बनने वाले हैं। आदित्य जैसे ही ये बात कहता है, रुद्र की माँ वहां आ जाती है और झट से कहती है, दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं, हमें उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। अनिका के बात को सुन आदित्य और रियांश दोनों अनिका के तरफ देखते हैं जो अचानक से आ गई थी। तभी रियांश अपनी माँ के बात को सुन कहता है, मोम, वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, तो उसकी शादी का अभी सोचने का जरूरत नहीं है। इस बात को सुन अनिका अपने होंठों का पाउट बना कहती है, क्या करूं, मेरा बड़ा बेटा तो शादी कर नहीं रहा, तो अपने छोटे बेटे का ही करूंगी ना।
इस बात पर रियांश अपनी माँ को देखने लगता तो वो अपना मुंह बना कहती है, जल्दी से शादी कर मुझे एक बच्चा दो, नहीं तो मैं तुम्हें ड्रग्स देकर अपनी पसंद की लड़की के साथ रूम में बंद कर दूंगी। इतना कह वो चली जाती है। वही आदित्य हंसने लगता है, जिसे देख रियांश उसे गुस्से में घूरता है। तभी वैभव वहां आता है और आदित्य के हंसने का रीजन पूछता है तो आदित्य सब बता देता है। तभी वैभव कहता है, वाह तुम्हारी मॉम कितनी कूल है, पर क्या होगा जब पता चलेगा आंटी को कि तुम्हें क्यूट लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट। इससे आगे वो कुछ कहता इससे पहले ही रियांश उसे घूर कर देखता है तो वैभव अपने होंठों को चलाना बंद कर अपने उंगलियों से शो करता है वो आपके होंठों को सील कर लिया है। वही रुद्र का फोन रिंग करता है तो वो अपने फोन को निकाल देखता है। स्क्रीन पर अबीर का नाम देख वो कॉल उठा लेता है। तभी उसे अबीर के चिल्लाने का आवाज आता है, मेरा फोन दो अगर तुमने। इससे आगे अबीर कुछ कहता कि भारी आवाज रुद्र के कानों में पड़ा, इसका मुंह बंद करो। अबीर का आवाज अब आना बंद हो गया था। तभी उस आदमी का भारी आवाज रुद्र के कानों में फिर पड़ता है, बीएफएफ इस लड़के के जो भी लगते हो, अभी 20 लाख लेकर मेरे भेजे एड्रेस पर आ जाओ, नहीं तो कल तक इसका लाश मिलेगा तुम्हें और पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश मत करना। रुद्र के चेहरे का रंग उड़ गया था। वही रियांश, आदित्य, वैभव भी ये नोटिस किया तो तीनों उसके पास गए। वही कॉल कट चुका था और वो आदमी एड्रेस सेंड कर दिया था। वही अहाना, रियांश, आदित्य, वैभव सब जानना चाहते थे है क्या, किसका कॉल था और उसने क्या कहा। तभी रुद्र रोते हुए उन सबको बताने लगता है। वही दूसरी तरफ दो आदमी अबीर को अकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वही सामने बैठा आदमी कहता है, देखता हूँ तुम्हारा बीएफएफ तुम्हारे लिए क्या करता है। अबीर ने लास्ट कॉल रुद्र को किया था और अपने कॉन्टेक्ट में रुद्र का नाम बीएफएफ से सेव किया होता है। आदमी के बातों को सुन अबीर गुस्से में कहता है, अगर तुम उसके साथ कुछ भी करने का सोचे तो मैं तुम्हारा जान के लूंगा। ये सुन आदमी हंसने लगता है और अपने आदमियों को देखता है तो उसके आदमी अबीर को मारने लगता है पर अबीर को उनके मार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस सोच रहा था, काश रुद्र यहाँ ना आए पैसे लेकर। 20 मिनट बाद उसके लोग अब भी अबीर को मार रहे थे। तभी दरवाजा टूटने का आवाज आता है, जिससे वो आदमी और उसके सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। दरवाजा नीचे गिरने से जमीन में पड़ा धूल उड़ रहा था और उसके सामने खड़े थे रियांश और आदित्य। तभी आदमी गुस्से में कहता है, तुम दोनों हो कौन और अंदर कैसे आए। उस आदमी ने इतना ध्यान नहीं दिया वो दोनों का बैकग्राउंड क्या है। वो तो बस सोच रहा था, बाहर उसके कई आदमी खड़े हैं फिर दोनों अंदर कैसे आए। रियांश कोई जवाब ना दे बस अबीर को देखे जा रहा था। वही अबीर भी उसके तरफ देख रहा होता है। अबीर जख्मी हालत में बेसुध सा जमीन में पड़ा होता है। ये देख रियांश का गुस्सा बढ़ चुका था। उसकी आंखें डार्क हो चुकी थी और वो अपने डार्क नजरों से उन लोगों की तरफ देखता है। तभी आदमी के हंसने का आवाज आता है तो रियांश अपने कठोर नजर से उसके तरफ देखता है जो इस संग्रह का लीडर था। तभी आदमी अपने घमंड से भरी आवाज में कहता है, तुम दो आए हो सिर्फ और हम इतने सारे हैं, क्या सोचते हो इसे यहाँ से ले जाओगे। अच्छा होगा पहले पैसा दो फिर इसे ले जाओ नहीं तो इसके साथ तुम दोनों भी मरोगे। ये सुन रियांश अभी बस अबीर को यहाँ से ले जाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कितने पैसे चाहिए। सवाल सुन आदमी झट से कहता है, इसने 15 लाख लिया है और इंटरेस्ट मिलाकर 20 लाख और जो तुमने मेरे आदमियों को बाहर होम किया वो सब देखा जाए तो तुम्हें मुझे 30 लाख देना चाहिए। इस बात को सुन अबीर दर्द में पर फिर भी चिल्ला कर कहता है, कमीने अपना मुंह बंद रख, मैंने तुझे 5 लाख लौटाया है और बस मुझे 10 लाख तुझे देना है और मैं उसे लौटा दूंगा। जैसे अबीर ये सारी बातें करता है उसके बगल में खड़ा आदमी एक लात मारता है और चिल्ला कर कहता है, बॉस के सामने अपना मुंह। पर इससे आगे वो कुछ कहता कि उसका सिर दीवार पर होता है और रियांश का हाथ उसके चेहरे पर। तभी रियांश उस आदमी को छोड़ता है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। उसके माथे से खून बह रहा था और वो बेहोश हो चुका था। वही रियांश का अचानक से वहां पहुंच उस आदमी के साथ ऐसा करता देख एक पल के लिए सब घबरा गए थे। वही अबीर हैरान था, उसे नहीं लगा था कभी रियांश इस कदर वायलेंस हो सकता है। तभी उस गैंग का लीडर कहता है, तुम कैसे मेरे सामने ही मेरे आदमी को मार सकते हो, जानते नहीं हो मैं हूँ कौन। इस बात को सुन आदित्य हंसने लगता है। उसकी हंसी को सुन सभी हैरान हो जाते हैं, आखिर कैसे कोई ऐसे वक्त पर हंस सकता है। आदित्य हंसते हुए आगे आता है, फिर अपने जेब से हंकी निकाल अपने घुटने के बल बैठ कहता है, लिटिल बॉय,
अब तुम्हें बस शांत रहना चाहिए और अपने ब्लड को रोके रखो जब तक हम यहाँ से नहीं निकलते हैं। रियांश अपने कठोर नजरों से आदित्य को देख रहा था। वही अबीर आदित्य का हंकी ले लेता है और आदित्य को बस देख रहा होता है। ये देख रियांश को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जमीन पर पड़े बेहोश आदमी को एक लात खींच कर लगाता है, जिससे वो आदमी सीधे उस गैंग के लीडर के पास घिसियाते हुए पहुंच जाता है। तो सभी रियांश को देखने लगते हैं, अबीर भी। अबीर उसकी तरफ देख रहा, ये देख रियांश का गुस्सा शांत हो जाता है। वही रियांश के हरकत को देख आदित्य अपनी हंसी दबा नहीं पा रहा था। वही वो आदमी हैरान थे, पर अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते थे। गैंग लीडर अपने लोगों को देखता है तो उनके लोग अपने गन बाहर निकाल रियांश, आदित्य, अबीर तीनों पर तान लेते हैं। ये देख रियांश बस एक वर्ड अपने कोल्ड आवाज में कहता है, गन। रियांश गन को खिलौने की तरह देख रहा था और उसे इस खिलौने से फर्क नहीं पड़ रहा था। वही आदित्य को भी। आदित्य रियांश फिर एक दूसरे को देखते हैं। तभी लीडर चिल्लाते हुए कहता है, बहुत हंसी आ रहा था ना तुझे, अब हंस। इस बात को सुन आदित्य का आंख गुस्से में लाल हो गया। कोई उससे इस लहजे में बात करे आदित्य को बिल्कुल पसंद नहीं था। आदित्य शांति से खड़ा हो अपने कोल्ड आवाज में कहता है, सोचा था बात करके मामला खत्म कर दूंगा, पर लगता है तुम लोगों को अपनी मौत चाहिए। आदित्य रियांश के पास कोई हथियार या गन नहीं थे, पर दोनों के आंखों में जो कॉन्फिडेंस था, जैसे उन्हें कुछ नहीं हो सकता है, ये देख सभी थोड़े सहमे हुए थे। तभी लीडर चिल्लाता है, दोनों को अभी खत्म कर दो। जैसे ही लीडर अपना आदेश देता है, उसके आदमी रियांश और आदित्य पर गन तान गोली चलाने वाले थे। पर तभी पूरे रूम में धुआं फैल जाता है। पर जैसे ही धुआं क्लियर होता है तो उसे सामने दिखता है। रियांश अबीर को अपने बाहों में भर लिया था और उसके सिर को अपने सीने में छिपा अपने नाक को भी बंद कर लिया था, ताकि उसके शरीर में धुआं ना जाए और वो बेहोश ना हो। ये देख आदित्य कहता है, मुझे जलन हो रहा है रियांश, तुझे मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, अगर मैं बेहोश हो जाता तो। आदित्य की बातों को सुन रियांश आदित्य को घूर कर देखता है। वही वहां के सभी लोग बेहोश जमीन में पड़े रहते हैं। तभी अबीर अपने चेहरे को बाहर निकाल देखता है तो रियांश उसे अपने गोद में उठा लेता है। वही अंदर काले सूट पहने कई आदमी आने लगते हैं। अबीर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी रियांश आदित्य से कहता है, मैं चलता हूँ। इस बात पर आदित्य कहता है, इतनी जल्दी? वैसे क्या मैं इन लोगों के साथ अपने तरीके से खेल सकता हूँ? इस बात को सुन रियांश कहता है, तुम ही जो करना कर सकते हो, पर हाँ ऐसे खेलना जिसमें मुझे भी मजा आए। रियांश और आदित्य की अजीब बातें सुन अबीर का दिमाग ब्लैंक पड़ गया था। वो अभी रियांश की गोद में है, अबीर को इसका भी एहसास नहीं था। वो अबीर को अपने साथ ले जाने लगता है, तब अबीर को एहसास होता है कि अबीर तो रियांश के गोद में है, वो भी किसी सामान की तरह, जिसे कंधे पर लाते वैसे। ये समझ आते ही अबीर कह पड़ता है, आप मुझे ऐसे क्यों उठाए हैं, मुझे नीचे रखिए। पर रियांश उसके बातों को इग्नोर करते हुए चले जा रहा था। वो अबीर को लेकर बाहर आ जाता है। तभी ड्राइवर कार डोर खोल देता है तो रियांश उसे अंदर डाल देता है। तभी अबीर कहता है, क्या आप उन लोगों को पुलिस को दोगे? सवाल सुन रियांश भी कार के अंदर बैठते हुए कहता है, हाँ। इस बात को सुन अबीर फिर कहता है, पर पुलिस के जगह वो काले सूट पहने आदमी क्यों आए? अबीर के सवाल को रियांश इग्नोर करते हुए सवाल करता है, कितने लोगों से उधार लिए हो? सवाल सुन अबीर भी इस बार इग्नोर कर देता है। ये देख रियांश उसे घूर कर देखता है। वही गोदान के अंदर सभी बेहोश आदमियों को काले सूट पहने आदमी मार मार कर होश में ला रहे थे। वही आदित्य आराम से सिगरेट जला सिगरेट के कस ले रहा होता है। वही कार में रियांश अबीर का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है। रियांश के ऐसा करने से अबीर का दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी अबीर अपने घबराए नजर से रियांश को देख कुछ कहता कि तभी रियांश अपने कठोर आवाज में कहता है, आंसर मी। रियांश के गुस्से को देख अबीर घबराते हुए कह पड़ता है, 50 लाख और है। अमाउंट सुन रियांश का चेहरा नीला पड़ गया। वो कठोरता से ही कहता है, इतने पैसों का तुम किए क्या हो? इस सवाल का जवाब अबीर बिल्कुल नहीं देना चाहता था। अबीर के चेहरे पर आए उदासी को देख रियांश एक गहरी सांस भरते हुए अपने मन में कहता है, बस 5 साल के लिए यहाँ से गया था। इन 5 सालों में तुम इतने पैसे क्यों लिए? काश मैं इंडिया से कभी गया ही नहीं होता। अपने मन में इतना कहने के बाद वो उसके हाथ को छोड़ कहता है, जिन लोगों से तुम पैसे लिए हो,
तुम सभी का नाम मुझे बता दो, मैं लोन पे कर दूंगा। इस बात को सुन अबीर हैरानी से रियांश के तरफ देख सवाल करता है, आप मुझे पसंद नहीं करते, फिर भी हर बार आप हेल्प करने आ जाते और अब आप मेरे लोन लिए पैसे चुकाएंगे, पर क्यों? मैं तो आपका किसी काम का भी नहीं हूँ। सवाल सुन रियांश उसे देखने लगता है। रियांश की नजरों को देख अबीर को कुछ समझ नहीं आता है। तभी रियांश अपने चेहरे को फेर कहता है, तुम्हें पता भी है, अगर मैं अपने भाई के पास नहीं होता तो वो बेवकूफ की तरह तुम्हें सेव करने अकेले चल जाता, उसके बाद जानते भी हो मेरे भाई के साथ क्या हो सकता था। रियांश की बातें सुन अबीर अपने नजरों को झुका लेता है, फिर अपने धीमे आवाज में कहता है, सॉरी, मुझे समझ आ गया, आप अपने भाई के लिए ऐसा करना चाहते हैं, पर आपको करने का जरूरत नहीं है। मैं द्रव से फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा, आप सही थे, मुझ जैसा लड़का द्रव का दोस्त बनने लायक नहीं है। ये सब बातें कहते वक्त अबीर के आंखों से आंसू बह रहा था। वही रियांश अपने नजरों को अबीर पर टिका बस उसे रोता देख रहा था। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।